अब हम लोग आज पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ कार्बन। अकरेंस ऑफ कार्बन। अकरेंस ऑफ कार्बन मतलब कि कार्बन किस रूप में इस नेचर में मिलता है ना। अकरेंस मतलब किस रूप में मिलता है। अकरेंस ऑफ कार्बन किस रूप में मिलता है, यह देखने की बात है। तो ये दो रूप में मिलता है। इन फ्री स्टेट, कार्बन किस रूप में मिलता है? इन फ्री स्टेट। इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट के रूप में मतलब क्या हुआ? प्योर कार्बन के रूप में मिलता है। फ्री स्टेट के रूप में कैसा मिलता है? फ्री स्टेट के रूप में ये मिलता है डायमंड के रूप में, ठीक है। ग्रेफाइट, ठीक है। डायमंड हुआ, ग्रेफाइट हुआ, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरिन। बकमिंस्टर फुलरिन ये दोनों रूप में मिलता है। इसके अलावा कोक के रूप में मिलता है, ठीक है। कोक के रूप में मिलता है। और भी अगर देखोगे, जैसे कि लालटेन जलता है ना, लैंप जलता है तो ऊपर में कालिक जमा होता है ना, तो वो है लैंप ब्लैक। उसको क्या बोलते हैं? लैंप ब्लैक। वो भी प्योर कार्बन है, ठीक है ना। फ्री स्टेट में कार्बन के रूप में मिलता है। फ्री स्टेट मतलब प्योर कार्बन, तो ये सब प्योर कार्बन है। और क्या मिलता है? लैंप ब्लैक, ठीक है। कॉक एंड लैंप ब्लैक के रूप में भी मिलता है। ये सब क्या हुआ? प्योर कार्बन है। मतलब ये सब कार्बन है और कुछ नहीं है। डायमंड कोई कंपाउंड नहीं है। ग्रेफाइट जिस पेंसिल जिससे लिखते हो है ना, डायमंड जिसका अंगूठी लोग बनाते हैं, वो कुछ नहीं है, कार्बन है। ग्रेफाइट जिस पेंसिल में का लीड जो बना रहता है जिससे लिखते हैं काला काला, उसको हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं। और बकमिंस्टर फ्लोरीन है, ये हम लोगों की नज़र में तो नहीं आता है ना। साइंटिफिकली लेबोरेटरी में देखा गया है, अभी कॉमन मैन नहीं देखा है। ये फुटबॉल के जैसा देखने में होता है, छोटा छोटा फुटबॉल के जैसा देखने में होता है। यानी माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे तो फुटबॉल के जैसा स्ट्रक्चर को नज़र आएगा कार्बन का। तो ये तीन मेनली प्योर फॉर्म में है, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरीन। एकदम प्योर 100% प्योर कार्बन है ये। इसके अलावा ये कोक के रूप में मिलता है। कोक मतलब जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं पका हुआ कोयला, है ना। कोक, COKE, कोक। कोक मतलब पका हुआ कोयला, कच्चा कोयला नहीं। कोक पका हुआ कोयला, जिसको जब हम आग लगाते हैं ना तो उससे फ्लेम भी नहीं निकलता है, उससे धुआं भी नहीं निकलता है, उसको हम लोग कोक बोलते हैं। सिर्फ रेड हॉट हो जाता है, उसको हम लोग कोक बोलते हैं। यानी कोयला, पका हुआ कोयला जिसको बोलते हैं, वो भी कार्बन है। उसके अलावा लैंप ब्लैक है। लालटेन जलता है तो ऊपर में कालिक जलता है। अगर दिया जलता है ना, दीप जलता है तो उसके ऊपर ऐसे कुछ रख दोगे तो सामने कालिक जमा हो जाएगा, है ना, जिसको कालिक बोलते हैं, वही हुआ लैंप ब्लैक। तो ये भी कार्बन ही है। लेकिन ये तीनों प्योर है कार्बन। ये सब उतना प्योर नहीं है, लेकिन ये भी कार्बन ही है। इसमें थोड़ा दूसरा इम्प्योरिटीज भी रहता है सब में, लेकिन कार्बन उसमें कार्बन के रूप में ही रहता है। तो इसलिए फ्री फॉर्म में ये सब फॉर्म में हमको मिलता है। मोस्टली ये कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है। दूसरा क्या हुआ? इन कंबाइंड फॉर्म। इन कंबाइंड फॉर्म में कैसा मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में मिलता है। दुनिया में जितना भी कार्बोनेट्स है, कार्बोनेट्स मैंने सोडियम कार्बोनेट्स, पोटेशियम कार्बोनेट्स, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, जो भी कार्बोनेट है सब तो कार्बन कंपाउंड ही है। सब कार्बन का ही कंपाउंड है, तो कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। हम जो इस चौक से लिख रहे हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट है कि नहीं? इसमें भी है। दीवार पर
जब हम चूना लगा देते हैं, जब वो सूख जाता है तो उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट आ जाता है। तो बहुत तरह का है। उसके बाद जितना भी हम लोग खाना पीना खाते हैं, फूड आइटम, ठीक है, फूड आइटम्स, उसके बाद कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स मतलब जो चेहरे पर हम लोग क्रीम वगैरह लगाते हैं, ये भी है कंपाउंड, कार्बन का कंपाउंड। गिनते गिनते जितना भी लिविंग थिंग है सब में कार्बन कंपाउंड है। तो कंबाइंड फॉर्म में तो बहुत तरह मिलता है, उसमें से कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो समझ गए कि कार्बन जो है दो रूप में मिलता है, फ्री स्टेट में, ये तीनों प्योर फॉर्म है कार्बन का, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन, ये तीन चीज़ जो है ये प्योर कार्बन है, ठीक है। उसके अलावा कोक एंड लैम्प ब्लैक है, इसमें भी 90% प्योर कार्बन ही रहता है, यानी 100% ये प्योर नहीं है, लेकिन 90% जो है ये प्योर कार्बन रहता है, 90-95% प्योर कार्बन रहता है इसमें। और ये सब तीनों तो 100% प्योर कार्बन है। तो फ्री फॉर्म में इस तरह मिलता है, क्लियर। और कंबाइंड फॉर्म में तो गिनते गिनते थक जाएंगे। जितना फूड आइटम्स है, हमारा बॉडी बना हुआ कार्बन कंपाउंड है, प्लांट जो है वो भी कार्बन कंपाउंड है। तो इन मेरे बता ही चुके हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड है कार्बन का, तो कितना काउंटिंग करेंगे, ठीक है ना। आई बात समझ में, क्लियर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इस तीनों के बारे में, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलेक्ट्रॉप्स क्या होता है? When same element exist in different physical form having similar chemical property, such process is known as electrops. एलेक्ट्रॉप्स में क्या होता है? सेम एलिमेंट exist in different physical forms having identical chemical properties, ठीक है। तो एलेक्ट्रॉप्स किसको बोलते हैं? एलेक्ट्रॉपी एक प्रोसेस, एक नॉमिनन है जिसमें कि सेम एलिमेंट जो होता है वो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि सल्फर है जिसका सिंबल S होता है, ब्लैक सल्फर होता है, वाइट सल्फर होता है, येलो सल्फर होता है। फॉस्फोरस होता है, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, तो सब तो फॉस्फोरस ही है। फिजिकली वो डिफरेंट है, देखने में डिफरेंट है, लेकिन केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो सेम रिएक्शन देगा। सल्फर का भी वही हालत है, ठीक है ना। तो सेम वे में कार्बन भी 3 डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और तीनों का नाम हम बताए अभी, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो इसका 3 जो है, डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, और तीसरा है बकमिंस्टर फ्लोरीन। ये तीनों एलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, तीनों प्योर कार्बन है। इसका भी सिंबल C है, इसका भी सिंबल C है, इसका भी सिंबल C है। तीनों प्योर कार्बन है तो सिंबल क्या होगा? C होगा। तीनों का तीनों कार्बन है, तीनों को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अब जैसे डायमंड है, ठीक है, इसको बर्न करो, क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रेफाइट है,
बर्न करो, ये भी देगा कार्बन डाइऑक्साइड। बक मिस्टर फुलरिन है, इसको भी बर्न करो, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड है। तीनों सेम केमिकल रिएक्शन दिया ना, क्योंकि तीनों तो कार्बन ही है, तीनों देखने में डिफरेंट है, फिजिकली डिफरेंट है, लेकिन केमिकली तीनों सेम है। अब हम बर्निंग बोले थे, हम लोग घर में ये तीनों में से किसी को नहीं जला सकते, क्योंकि घर में हमारे पास उतना हीट एनर्जी है नहीं। इंडस्ट्री में ही जहाँ पर इलेक्ट्रिकल हीटर होता है, थर्मोस्टेट होता है, क्योंकि डायमंड को जलाने के लिए 3500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर चाहिए। ग्रेफाइट को जलाने के लिए 1850 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर चाहिए। बकमिस्टर को भी बहुत हाई चाहिए, हज़ारों डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। तो हम लोग घर में तो नहीं जला पाएंगे इसको, जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ जला पाएंगे, लेकिन अगर जला दिए तो तीनों से कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा। क्यों निकला तीनों से कार्बन डाइऑक्साइड? क्योंकि तीनों का तीनों कार्बन है ना। हम लोग को लगता है अरे बड़ा गजब चीज़ है, लेकिन तीनों का तीनों क्या है? प्योर कार्बन है, जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी तीनों का डिफरेंट है। डायमंड दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल, मतलब डायमंड से कड़ा, डायमंड से हार्ड इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। पत्थर भी इससे हार्ड नहीं है ना। हमारे घर का जो छत वगैरह बना हुआ है वो भी हार्ड नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम लोग क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तीनों का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। डायमंड है, हार्ड मटेरियल होता है, बहुत ही चमकता है, वाइट ट्रांसपेरेंट होता है, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, इसलिए उसको हम लोग जेवर जेवरात ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, है कि नहीं। शीशा को काटने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन क्या ग्रेफाइट को ऐसा कर सकते हैं? ग्रेफाइट से हम लिखते हैं, है ना, ड्राइंग करते हैं, लिखते हैं। ग्रेफाइट से करंट पास होता है, डायमंड से करंट पास नहीं होता है, ठीक है कि नहीं। अगर डायमंड को हम गर्म करेंगे तो उसका वो हीट एनर्जी उससे पास करेगा, लेकिन करंट, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी डायमंड से पास नहीं होगा। डायमंड से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, लेकिन अगर उसको हीट करेंगे तो हीट एनर्जी एक एंड से दूसरा एंड नहीं पहुंचेगा। यानी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है ग्रेफाइट, और डायमंड है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। डायमंड क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ग्रेफाइट क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और डायमंड जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना। ये सारा चीज़ आपको बुक में दिया हुआ है, इसको अच्छे से रिवाइज करोगे। और बकमिस्टर फ्लोरीन का प्रॉपर्टी का बात है, इसमें वो सारा प्रॉपर्टी है जो इस दोनों के पास है, लेकिन इसका प्रॉपर्टी का जो ग्रेडिंग है बीच में है, मतलब डायमंड हार्ड है, ग्रेफाइट सॉफ्ट है। डायमंड क्या है? वेरी वेरी हार्ड, और ग्रेफाइट सॉफ्ट है। तो बकमिस्टर फ्लोरीन इसके बीच में आएगा, ना तो ये हार्ड होता है ना ही सॉफ्ट होता है। तो तीनों का फिजिकल प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट है। तीनों का क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, लेकिन तीनों कार्बन ही है। तीनों का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, लेकिन तीनों क्या है? कार्बन ही है, ठीक है। तीनों का तीनों क्या है? कार्बन है। फिजिकल प्रॉपर्टी तीनों का डिफरेंट है। क्लियर? तो इस तरह का केस जब होगा कि कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और सबका डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगा, लेकिन अगर केमिकल प्रॉपर्टी देखने जाएंगे तो सबका आइडेंटिकल होगा, 100% सेम होगा। तो ऐसा जब सिचुएशन होता है, इस तरह का केस जब होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एलेट्रॉपी। इस तरह के फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं एलेट्रॉपी। और जो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म होता है पर्टिकुलर एलिमेंट का, उसको हम लोग बोलते हैं एलेट्रॉप्स। तो कार्बन जो है 3 डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो है डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फ्लोरीन। इसीलिए इस तीनों को हम लोग बोलते हैं एलेट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो ये तीनों क्या हो गया? एलेट्रॉप्स ऑफ कार्बन। समझ में आ गया कि ये तीनों का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, लेकिन तीनों का केमिकल प्रॉपर्टी क्या हुआ? सेम है, इसलिए ये एलेट्रॉप्स है, ठीक है। अब हम लोग इस तीनों के
फिजिकल प्रॉपर्टी को थोड़ा पढ़ लेते हैं डिटेल में। ओके, तो अब हम लोग जो है पढ़ेंगे एक एक करके डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फ्लोरीन के बारे में। तो डायमंड जो होता है कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब उससे लाइट आर पार जाएगा, ट्रांसपेरेंट होता है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंस मतलब चमक होता है, जिसके चलते ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस के चलते। ठीक है, तो ये 3 मेन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। जबकि ग्रेफाइट क्या है, ग्रेइश ब्लैक होता है ना, ग्रे और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन होता है, ऑपेक होता है, मतलब इससे लाइट पास नहीं करता है। ये मेन जो है फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस दिख रहा है। और बकमिस्टर फ्लोरीन जो है बीच में आएगा, ना तो वो ऑपेक ही है और ना ही ट्रांसपेरेंट है, एक तरह से ट्रांसलूसेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर भी। अब ये तीनों का जो फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरीन में, कि बकमिस्टर फ्लोरीन का बहुत ज़्यादा सब कुछ अभी सामने है नहीं, तुम्हारे बुक में भी ज़्यादा दिया हुआ नहीं है, सिलेबस में वो बहुत ज़्यादा नहीं, बस नाम जानना है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में भी पढ़ना नहीं है, वो हायर क्लास में पढ़ोगे। मेनली यहाँ पर डायमंड एंड ग्रेफाइट के बारे में जानना है। तो डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फ्लोरीन तीनों का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, इसी कारण तीनों का जो है फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखने की बात है, डायमंड में क्या होता है कि एक कार्बन जो होता है 4 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। एक कार्बन 4 कार्बन से टेट्राहेड्रली जुड़ा हुआ है, ये डायमंड है। ये डायमंड में एक कार्बन, जैसे ये एक कार्बन है तो 1 2 3 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये टेट्राहेड्रली जुड़ा हुआ है। कैसे टेट्राहेड्रल होगा, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे, सबको आपस में मिला दो, टेट्राहेड्रल शेप मिलेगा। अब देखो हम डॉटेड लाइन से मिला के दिखाते हैं। ठीक है, अब इसको जो है इससे मिला देंगे, इसको जो है हम इससे मिला देंगे, इसको जो है इससे मिला देंगे, ये हुआ टेट्राहेड्रल से, डॉट 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 लाइन से मिला है सबको, ये टेट्राहेड्रल से, यानी हर कार्बन का शेप जो है टेट्राहेड्रल होता है, क्योंकि हर कार्बन जो है 4 कार्बन से टेट्राहेड्रली जुड़ा हुआ है। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और चारों इन्वॉल्व हो गया बॉन्ड बनाने में, 1 2 3 चारों बॉन्ड बन गए। तो इसी तरह का टेट्राहेड्रल से फिर इसका होगा, ये भी 4 कार्बन से जुड़ेगा, ये भी 4 कार्बन से जुड़ जाएगा, ये भी 4 कार्बन से जुड़ेगा, ये भी 4 कार्बन से जुड़ेगा, फिर ये जो इससे जो 4 कार्बन जुड़ेगा वो भी फिर सब 4 कार्बन से जुड़ेगा। तो इस तरह का चेन चालू रहेगा ना, तो कैसा हो जाएगा, जाली के जैसा हो जाएगा, नेट के जैसा हो जाएगा, तो बहुत ही मजबूत हो जाएगा। ये छत मजबूत क्यों है, क्योंकि जितना भी छड़ है, जितना भी सलिया है, जितना भी रॉड है, सबको हम लोग पतला पतला तार से बांध दिए हैं, तो क्या हो गया, नेटवर्क हो गया। इसीलिए डायमंड को हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, है ना। डायमंड को क्या बोलते हैं हम लोग, नेटवर्क सॉलिड, क्योंकि ये नेटवर्क हो गया। डायमंड को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, क्योंकि ये नेटवर्क हो गया, कंटिन्यू रहेगा। जितना भी कार्बन है इसमें, सारे के सारे कार्बन 4 कार्बन से जुड़ता जाएगा टेट्राहेड्रली, एक भी कार्बन ऐसा नहीं मिलेगा जो टेट्राहेड्रली जुड़ा हुआ नहीं है। और डायमंड का साइज़ कितना बड़ा होगा ये कहना मुश्किल है, वो तो डिपेंड करता है कितना कार्बन जो है अवेलेबल है और आपस में जुड़ा है, इसी कारण ये हार्ड हो जाता है। ठीक है, एक तो होता है कि एक तो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, सब बॉन्ड बहुत मजबूत होता है। कार्बन कार्बन जो आपस में जुड़ा हुआ है कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, चारों इलेक्ट्रॉन यूज हो गया कोवलेंट बॉन्ड बनाने में, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। दूसरा बात क्या होता है कि इसमें जाली के जैसा स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि सब कार्बन चार जो है इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, 4 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। तो नेट जैसे कि मच्छरदानी होता है जिसको हम मॉस्कीटो नेट बोलते हैं, उसका एक धागा कितना कमज़ोर होता है, लेकिन वो उसी को जब मॉस्कीटो नेट बना देता है तो कितना मजबूत हो जाता है ना।
मछली मारने वाला जो नेट होता है उसका एक धागा कितना कमज़ोर होता है, जब उसका नेट बना जाता है तो कितना मछली एक साथ आ जाता है, उसमें वो कितना वेट वो कैरी कर लेता है, मजबूत हो जाता है। यानी नेट होने के बाद बहुत ही मजबूत हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर नेटवर्क हो गया है, तो नेटवर्क होने के चलते ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, काफ़ी हार्ड हो गया, एकदम नज़दीक आ गया। बॉन्ड है ना, कोवलेंट बॉन्ड है, नज़दीक है, ऊपर से जाली टाइप हो गया तो और मजबूत हो गया। तो इसीलिए दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल हो गया ये, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट इसलिए है क्योंकि ये टेट्राहेड्रल शेप है ना, ये टेट्राहेड्रल शेप है। तो टेट्राहेड्रल शेप में देखो यहाँ भी खाली जगह है, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, ये सब जगह खाली है ना, इसलिए लाइट इससे पास करता है। चूँकि इसका टेट्राहेड्रल शेप है तो सारा कार्बन एकदम नज़दीक नहीं आता है, बीच बीच में खाली जगह रह जाता है, जिसके कारण जो है थोड़ा कार्बन में दूरी है, बीच से खाली जगह है, उससे लाइट पास कर सकता है। इसीलिए डायमंड जो है क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इससे लाइट पास कर जाता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या है, इसमें चारों इलेक्ट्रॉन जो है यूज हो गया है, इसमें चारों इलेक्ट्रॉन क्या है, यूज हो गया है बॉन्ड बनाने में। फ्री कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तब ना इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। इसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन जो था आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, चारों यूज हो गया बॉन्ड बनाने में। तो जब चारों बॉन्ड बनाने में यूज हो गया तब फ्री कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो, तो बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया है, चारों बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया चारों इलेक्ट्रॉन। तो जब बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया, जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी से सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी ना मूवमेंट होगा। फिजिक्स में पढ़े होगे इलेक्ट्रिसिटी में, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसका मूवमेंट होता है, आयंस होता है उसका मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर ना तो आयंस है, पहले ही पढ़ा चुके हैं, कार्बन में आयंस नहीं बनता है ना, 1-2 दिन पहले बताया ना कि कार्बन में आयंस नहीं होता है, क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, नहीं गेन होता है। तो आयंस भी नहीं है इसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है इसमें, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी इससे पास नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए 2 ही केस होना चाहिए, या तो आयंस होना चाहिए या नहीं तो फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसमें दोनों एब्सेंट है, इसलिए डायमंड से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जब इसको हम हीट करेंगे तो इसका हीट एनर्जी एक दूसरे ट्रांस होगा, वाइब्रेशन के चलते हीट, चूँकि ये कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो जो हीट एनर्जी के चलते वाइब्रेशन होगा तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाता है एक दूसरे एंड पर। तो इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, लेकिन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन यह दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, इसलिए किसी दुनिया में किसी भी चीज़ को अगर काटना हो अच्छे से तो इसी का यूज होता है। दुनिया में जितना भी चाकू छुरी मिलता है अच्छे क्वालिटी का, उस पर आगे में डायमंड का कोटिंग किया हुआ रहता है। ये नेचुरल डायमंड है, हम लोग आर्टिफिशियल डायमंड इंडस्ट्री में बना सकते हैं। कोई भी चीज़ कट करने के लिए अगर यूज होता है, किसी चीज़ में छेद करने के लिए ड्रिलिंग मशीन में ड्रिल रखते हैं ना, है ना, कांटी टाइप का रखते हैं जिसको उससे छेद करते हैं, उसमें भी डायमंड का कोटिंग किया हुआ रहता है। डायमंड का कोटिंग अगर किनारे में किया हुआ रहेगा किसी चीज़ पर तो वो घिसता नहीं है, उसका धार कभी जाता नहीं है, शार्पनेस कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है ये, है ना। और ग्लास के लिए स्पेशली काटने के लिए तो इसी का यूज होता है। किसी दूसरे चीज़ से अगर ग्लास को काटने जाएंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन अगर डायमंड का शार्प एज से काटेंगे तो शीशा जो है, ग्लास जो है एकदम सीधा कटेगा, ठीक है। आई बात सुनो। और डायमंड को भी कटिंग करना है तो इसी का यूज करेंगे। दुनिया की किसी भी चीज़ को काट सकते हैं, डायमंड को डायमंड ही काटता है, और ग्लास को स्पेशली डायमंड ही काटेगा, दूसरा कोई नहीं काट सकता है सीधा शीशा को। दूसरा किसी चीज़ से काटने जाएंगे टेढ़ा कटेगा, टूट जाएगा, लेकिन डायमंड से ये सीधा कट जाएगा। तो कटिंग के लिए जो है, कटिंग और ड्रिलिंग के लिए हम डायमंड का यूज करते हैं। डायमंड के किस लिए यूज करते हैं? कटिंग के लिए, काटने के लिए। ड्रिलिंग मतलब छेद करने के लिए। कटिंग और ड्रिलिंग दोनों काम करने के लिए, किसी चीज़ को चिकना करने के लिए भी, है ना, उसको स्क्रैच करके धीरे धीरे रब करके उसको हम चिकना बनाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, है ना। शेविंग ब्लेड जो यूज करते हैं दाढ़ी वगैरह बनाने में, उस पर भी डायमंड कोटेड ब्लेड आता है, तो उससे जो शेविंग होता है बहुत ही स्मूथ होता है, और ज़्यादा जो है उससे शेविंग होता है क्योंकि डायमंड कोटेड रहता है, ठीक है। तो डायमंड का ये सब मेनली कटिंग एज है। तो ये सब यूज हो गया हमारा ग्रेफाइट। डायमंड का मेन यूज हो गया ड्रिलिंग एंड कटिंग। जहाँ भी ड्रिलिंग का ज़रूरत है, जहाँ भी कटिंग का ज़रूरत है, वहाँ डायमंड का यूज होता है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे हार्ड मटेरियल है। इससे हार्ड और इस दुनिया में कोई नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग ग्रेफाइट कर रहे हैं।
अब देखो यहाँ पर क्या है, डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है टेट्राहेड्रली, लेकिन ग्रेफाइट में क्या होगा, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ेगा, एक कार्बन 3 कार्बन से ही जुड़ता है। तो ये हो गया, फिर ये 3 कार्बन से जुड़ेगा, फिर ये 3 कार्बन से जुड़ेगा, ये कार्बन भी 3 कार्बन से, नहीं जितना भी कार्बन रहेगा ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट है, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, कैसा बनेगा, ट्रायंगल टाइप का बन गया, जिसको बोलते हैं ट्रायगोनल प्लानर स्ट्रक्चर। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्रायगोनल प्लानर। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लानर होता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसमें से 3 का तो यूज हो गया, एक यहाँ बॉन्ड बनाया, एक यहाँ बॉन्ड बनाया, एक यहाँ, 3 बॉन्ड बन गया ना, लेकिन चौथा फ्री रह गया, चौथा जो है बॉन्ड बनाने में यूज नहीं हुआ, तो चौथा यहाँ पर फ्री है। अब दूसरा लेयर बनेगा, ठीक है, जितना भी कार्बन है सब पर एक एक फ्री रहेगा, सब पर एक एक फ्री रहेगा। ये भी 2 से जुड़ जाएगा, ये भी 2 से जुड़ जाएगा, ये भी 2 से जुड़ जाएगा, एक है तो सब 3 से जुड़ रहा है, ये भी 2 से जुड़ेगा, ये भी 2 से जुड़ेगा, ये भी 2 से, सब 3, हर कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और हर कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, क्योंकि 3 ही कोवैलेंट बॉन्ड बना है, 3 ही कोवैलेंट बॉन्ड बना है। तो ये एक लेयर बन गया और ये दूसरा लेयर बन गया, ये एक लेयर और ये दूसरा लेयर बन गया, इसी तरह तीसरा लेयर, चौथा लेयर, 5वां लेयर बनता जाएगा। यानी ग्रेफाइट का क्या है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ये इस तरह का एक ट्रायगोनल प्लानर का, ये एक लेयर बना ट्रायगोनल प्लानर का, दूसरा लेयर बना फिर से ट्रायगोनल प्लानर का, और एक दूसरे लेयर के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका इसका शेयर हुआ, इसका इसका शेयर हुआ, इसका इसका शेयरिंग हुआ, तो 3 बॉन्ड तो बना लिया। यहाँ भी देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, ये कार्बन बना लिया। चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री दिख रहा है, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री दिख रहा है, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी फ्री दिख रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग नहीं होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग लेयर है, एक यहाँ है एक यहाँ है ना। सिर्फ पेयरिंग होगा, जैसे रेलवे का पटरी होता है, पेयरिंग हो जाता है, शेयरिंग नहीं होता। शेयरिंग मतलब क्या होता है, एक दूसरे में मर्ज कर जाना, थोड़ा हिस्सा उसके अंदर, थोड़ा इसका हिस्सा इसके अंदर, है ना। जैसे कच्चा मिट्टी ले लेंगे, 2 ठो गुल्ला ले लेंगे, 2 गोली ले लेंगे, उसको ऐसे चिपका देंगे, ऐसे पड़ करके दाब देंगे, तो दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं शेयरिंग, है ना। मिट्टी का 2 गोला ले लेंगे, कच्चा मिट्टी का, और उसको ऐसे दबा देंगे, तो क्या होगा, दोनों गोला मिक्स होकर के एक हो जाएगा, बॉन्डिंग हो गया वो, ठीक है। लेकिन रेलवे का पटरी क्या है, ऐसे दोनों पैरेलल ऐसे पड़ा रहता है, साथ साथ रहता है, लेकिन कभी एक दूसरे से मिलता नहीं है, कभी एक दूसरे से मिक्सिंग होता नहीं है। रेलवे का पटरी ऐसे चलते रहता है, लेकिन कभी एक दूसरे से मिलता नहीं है, अगल बगल रहता है, साथ में चलते रहता है, लेकिन कभी मिलता नहीं है, मिक्स नहीं होता है। तो उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों साथ साथ ऐसे चल रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से शेयर नहीं करता है, सिर्फ पेयर हो रहा है, पेयर हो रहा है। तो पेयरिंग जो होता है वो कमज़ोर होता है, पेयरिंग जो होता है कमज़ोर होता है। यही जो पेयरिंग है ना, इसी के चलते इससे हम लिख पाते हैं। जैसे लकड़ी का पटरा, जिससे चौकी टेबल सब बनता है, लकड़ी का जो पटरा होता है, तख्ता होता है, 3-4 तख्ता एक दूसरे पर रख दो, उस पर चढ़ के खड़ा हो जाओ, तख्ता फिसल जाएगा, तुम गिर जाओगे, ठीक है। उसी तरह से जब ये ग्रेफाइट है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो जब हम लिखते हैं किसी चीज़ पर, तो हम प्रेशर डालते हैं, ये जो नीचे वाला लेयर है वो चिपक जाता है पेपर में, और ये ऊपर वाला लेयर फिसल जाता है आगे, क्योंकि इस दोनों के बीच में तो पेयरिंग है, शेयरिंग नहीं है, कमज़ोर बॉन्ड है। तो जैसे ही प्रेशर डालते हैं, ये जो पेयरिंग है वो टूट जाता है। ये जो पेयरिंग है ना, इसके बीच में, इसके बीच में पेयरिंग जो है, इसके बीच में, इसके बीच में जो पेयरिंग है वो टूट जाता है। नीचे वाला लेयर पेपर पर चिपक जाता है, और उसके ऊपर वाला लेयर फिसल के बगल में चला जाता है।
फिर बगल में वो नेक्स्ट लेयर चिपकता है ना। पहला लेयर चिपका, सेकेंड लेयर फिसल गया, आगे चला गया, फिर सेकेंड लेयर चिपका, थर्ड लेयर आगे फिसल गया, थर्ड लेयर चिपका, फोर्थ लेयर आगे चला गया। इस तरह से हम लोग पेंसिल के सहारे लिख लेते हैं। ग्रेफाइट का ही बना होता है पेंसिल, इसीलिए लिख पाते हैं, है ना। लेयर्ड स्ट्रक्चर होने के चलते ही हम लिख पाते हैं। ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है इसका कि ये जब मशीन चलता है तो उसमें ग्रीस लगाते हैं। मशीन जब घूमता है तो जहाँ घूमने वाला रहता है रॉड, वहाँ पर हम लोग ग्रीस लगा देते हैं। तो छोटा मोटा मशीन है, ग्रीस लगा देते हैं, फिसलता है तो ठीक से चलते रहता है स्मूथली, फ्रिक्शन नहीं होता है। लेकिन जैसे इंडस्ट्री वगैरह है जहाँ बड़ा बड़ा मशीन है, तो वहाँ पर जब वो घूमता है तो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी जनरेट होता है जहाँ पर वो घूमता है। तो वहाँ पर अगर हम ग्रीस देंगे तो ग्रीस क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा। अब मेल्ट करने के बाद वो वेपर में बदल जाएगा, फिर से सूख जाएगा, तो फिर से बियर एंड टियर होने लगेगा। तो वहाँ पर हम लोग ग्रीस यूज नहीं करते, वहाँ पर क्या करते हैं, ग्रेफाइट के पाउडर को डाल देते हैं। तो ग्रेफाइट का पाउडर फिसलेगा, क्योंकि लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, उस पर प्रेशर पड़ेगा, वो फिसल जाएगा एक दूसरे पर। तो ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं, जहाँ पर कि मशीन में हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, तो ये अच्छा फिसलन देता है। ऐसे भी तुम जो पेंसिल से लिखते हो तो उसको, पेंसिल को हाथ में ऐसे ऐसे लेकर के देखो, ये उंगली के बीच में फिसलन बहुत ज़्यादा होगा, है ना। फिसलन काफ़ी ज़्यादा होगा जब ग्रेफाइट का लीड को ऐसे छूना, ऐसे ऐसे उंगली के बीच में करो, देखो कितना जो है फिसलन होता है। तो इसी कारण जो है हम लोग इसको लुब्रिकेशन के रूप में यूज करते हैं। जहाँ जहाँ हैवी मशीनरी होता है वहाँ हीट एनर्जी बहुत जनरेट होता है, तो वो जो उसका जो बॉल बेयरिंग होता है जिसके अंदर वो घूमता है, उसके अंदर हम लोग ये इसका ग्रेफाइट का पाउडर डाल देते हैं। ग्रेफाइट का पाउडर डालने के बाद क्या होता है कि वो घूमता है, हीट एनर्जी बहुत जनरेट होता है। फिसलन तो होता ही है, क्योंकि ग्रेफाइट में फिसलन होगा, क्योंकि लेयर्ड स्ट्रक्चर है, एक लेयर दूसरे लेयर पर फिसल जाता है, इसलिए लेयर्ड स्ट्रक्चर है तो फिसलन होगा। दूसरा फ़ायदा क्या है, ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो कितना भी हीट एनर्जी आए वो मेल्ट होने वाला नहीं है, मेल्ट होकर लिक्विड नहीं बनेगा। जब लिक्विड नहीं बनेगा तो वेपर भी नहीं बनेगा। इसलिए जो है हैवी मशीनरी, जहाँ भारी भारी मशीन चलता है, बड़ा बड़ा मशीन चलता है, उसमें हम लोग ग्रीस का यूज नहीं करते हैं लुब्रिकेंट के रूप में। क्या यूज करते हैं हम लोग, ड्राई लुब्रिकेंट। ऐसे घर में जो सिलाई मशीन है या कोई मशीन होता है, तो जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग तेल डाल देते हैं। लेकिन तेल हैवी मशीनरी में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि हीट एनर्जी से वो तेल उड़ जाएगा, हवा बन वेपर बन के, तो फिर से वो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए वहाँ पर ड्राई लुब्रिकेंट डालते हैं। किसको डालते हैं, ग्रेफाइट को। तीसरा फ़ायदा क्या है अब कि ये देखो, चौथा इलेक्ट्रॉन ये फ्री है ना, इसीलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, तो जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसको जोड़ेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसका मूवमेंट शुरू हो जाएगा। जब फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाएगा तो वही तो इलेक्ट्रिसिटी है। मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो इलेक्ट्रिसिटी है। इसलिए ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, क्योंकि इसके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जब वाइब्रेशन होता है तो हीट एनर्जी एक लेयर से दूसरे लेयर में ट्रांसफ़र नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों के बीच में क्या है, पेयरिंग है, शेयरिंग नहीं है। तो एक लेयर से दूसरे लेयर में हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होता। अगर ये और ये जुड़ा रहता है, 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 तो वाइब्रेशन से हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन ऐसा चूँकि जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ पेयरिंग है, शेयरिंग नहीं हुआ है, इसलिए एक लेयर से दूसरे लेयर में हीट एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसलिए बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि एक ग्रेस ब्लैक ऑपेक है, लाइट पास नहीं होता है। चूँकि इसके बीच में ये ट्रायगोनल प्लानर है ना, तो दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाता है। चूँकि ये एक लेयर है, दूसरा लेयर है, इसमें क्या होता है, बीच बीच में ये खाली जगह रह जाता है, ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाता है, बीच बीच में खाली है, ठीक है, तो उससे लाइट पास होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक लेयर है, दूसरा लेयर है, तो एकदम नज़दीक नज़दीक आ जाता है। तो जब चीज़ सब नज़दीक नज़दीक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो उससे लाइट पास नहीं करेगा। उसके बीच में जगह कम रहेगा तो लाइट कैसे पास करेगा, इसीलिए ऑपेक हो जाता है। और डार्क कलर का भी हो जाता है, सब कुछ नज़दीक नज़दीक, पार्टिकल सब नज़दीक नज़दीक आ गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस हुआ फिजिकल प्रॉपर्टी में दोनों के बीच। और तीसरा जो बकमिस्टर फ्लोरीन है ना, उसका फुटबॉल के जैसा स्ट्रक्चर होता है,
देखो फुटबॉल के जैसा स्ट्रक्चर है। फुटबॉल में क्या होता है, हेक्सागोन और पेंटागोन है। देखो ये पेंटागोन है, ये हेक्सागोन है। पेंटागोन हेक्सागोन का कॉम्बिनेशन होता है फुटबॉल। बकमिंस्टर फुलरीन भी हेक्सागोन और पेंटागोन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये क्या है, डायमंड क्या है, टेट्राहेड्रल। डायमंड क्या है, टेट्राहेड्रल। और ग्रेफाइट क्या है, ट्रायगोनल प्लानर। लेकिन बकमिंस्टर फुलरीन का शेप क्या है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, कॉम्बिनेशन ऑफ हेक्सागोन एंड पेंटागोन। और जितना भी प्रॉपर्टी डिस्कस किए डायमंड का और ग्रेफाइट का, वो सारा प्रॉपर्टी इसके साथ मॉडरेट फॉर्म में है। मतलब उस दोनों के बीच में जो भी प्रॉपर्टी उस दोनों के पास है, इसके पास थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी वही सब है, लेकिन उसका जो एक्सटेंट है वो क्या है, बीच में है, दोनों के बीच में है, मॉडरेट कैरेक्टर है। ना हाई है ना लो है, ना हाई है ना लो है, बीच में मॉडरेट कैरेक्टर है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। तो अगले दिन हम पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो मेन चीज़ इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आगे से हम लोग अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ आपसे मिलेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।